Hello students, our today's topic is the abolition of slavery. In last video we have been studied about the topic, did women have revolution? So accordingly now today we have to study the next topic, the abolition of slavery. So how the slavery abolished in France? कैसे स्लेवरी एबॉलिश हुई फ्रांस में? कि अभी तक तो हम लोगों ने देखा कि फ्रांस में वुमेन का क्या रोल था, ठीक है। अब इस वीडियो में हम देखते हैं स्लेवरी कैसे एबॉलिश हुई फ्रांस में। हम सभी जानते हैं कि जब किंग का रूल हुआ करता था, जब मोनार्की रूल था, तो स्लेवरी थी। स्लेवरी कैसे थी? जैसे कि आप सभी जानते हैं हमारा कंट्री इंडिया कभी ब्रिटेन का कभी ये ब्रिटिशर्स का कॉलोनी हुआ करता था, गुलाम था हमारा देश, ठीक है। अंग्रेज़ों का शासन था हमारे देश पर। उसी प्रकार से फ्रांस ने भी बहुत सारे अन्य देशों पर कब्जा कर रखा था। इसकी भी बहुत सारी कॉलोनीज़ थी जिस पर इसने अपना कब्जा कर रखा था। और उस कॉलोनीज़ पर, मतलब कॉलोनी का मतलब यही होता है कि वहाँ के लोग इनके गुलाम होंगे, तो उस गुलामों को, स्लेव्स को अपने तरीके से यूज़ करता था, ठीक है। तो इस चैप्टर में, इस टॉपिक में हमको ये देखना है, हमको ये पढ़ना है कि स्लेवरी आखिर समाप्त कैसे हुई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, मोस्ट रिवोल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म्स, जैकोबिन्स गवर्नमेंट, एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। हम सभी जानते हैं कि अगर एक आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि स्लेवरी किसके रूल में समाप्त हुई फ्रांस में, तो जैकोबिन्स की गवर्नमेंट में। क्या आंसर होगा? जैकोबिन्स, जैकोबिन क्लब के समय में। यानी कि गवर्नमेंट किसकी थी? कन्वेंशन की। रूल कौन कर रहा था? जैकोबिन क्लब। रूलर कौन था? मैक्सिमिलियन रॉबस्पायर, ठीक है। तो इस समय स्लेवरी एबॉलिश्ड हो गई। अब हम इसको ये देखेंगे आखिर इसकी गवर्नमेंट में क्यों एबॉलिश्ड हुई और पहले क्यों नहीं हुई, ये हमें ये देखना है, ठीक है। ऐसा क्या हुआ? तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि फ्रांस ने किन किन जगह पर, कहाँ कहाँ उसने अपनी कॉलोनी बना रखी थी। जैसे फ्रांस की कॉलोनी थी कैरेबिया, मार्टिनिक्वी, हाँ, ग्वाडेलूप, सैन डोमिंगो, ये सब फ्रांस की कॉलोनी थी। अफ्रीका में, अमेरिका में फ्रांस ने अपना कब्जा कर रखा हुआ था, ठीक है। वहाँ पर इसके सप्लायर हुआ करते थे। सप्लायर कैसे? जो रॉ मटेरियल वहाँ पे प्रोड्यूस होता था, जैसे कैरिबिया है, ये अमेरिका का पार्ट है, तो वहाँ पर जो प्रोडक्शन होता था, जैसे कि टोबैको का, टॉफ़ी का, शुगर का, इंडिगो का, ये सारी चीज़ों का प्रोडक्शन होता था। तो उस प्रोडक्शन का जो रॉ मटेरियल होता था वो फ्रांस आता था, ठीक है। तो प्रोडक्शन करने के लिए वहाँ पर लेबर की ज़रूरत हो चाहिए, तो लेबर वहाँ कम थे, नहीं थे, एक प्रकार से कह सकते। तो लेबर को अफ्रीका से स्लेव्स को ले जाया जाता था। गुलामों को ज़बरदस्ती पैक करके, सील्ड करके ले जाते थे अमेरिका, और वहाँ पर खेती करवाते थे, काम करवाते थे, और फिर वहाँ से जो भी रॉ मटेरियल होता था उसको फिर ये फ्रांस लाते थे, ठीक है। तो ये सप्लायर जितने भी फ्रांस के चीफ टेंट्स लोग थे यहाँ पर कॉलोनीज़ में, ये सब उनको ख़रीदते थे गुलामों को, और फिर सेल करते थे, ठीक है। नाउ बट यूरोपियंस रिलक्टेंट टू वर्क इन फार ऑफ प्लेसेस लीडिंग टू शॉर्टेज ऑफ लेबर। देखिए, अब यूरोपियंस यहाँ पर क्यों दूर दूर काम करते थे? क्योंकि जो यूरोपियंस के मतलब जो स्लेव लोग थे, ये वहाँ पर काम क्यों करने जाते थे? क्योंकि वहाँ पर लेबर की शॉर्टेज थी, जैसा कि अभी हमने बताया। क्या था वहाँ पर? लेबर की शॉर्टेज थी। सो लेबर की शॉर्टेज होने की वजह से फ्रांस ने क्या किया, फ्रांस के जितने भी रिच लोग थे, जितने बिजनेसमैन लोग थे, जितने मर्चेंट थे, ट्रेडर्स थे, उन लोगों ने एक्सक्यूज़ मी, उन लोगों ने अफ्रीका से स्लेव्स को परचेज़ करना शुरू कर दिया। अफ्रीका से जितने गुलाम थे वहाँ पे परचेज़ किया, उनको ख़रीदा। चीफ वहाँ के जो लोकल मुखिया होते थे उनसे ख़रीद करके फिर अफ्रीका से वो लोग अमेरिका ले जाते थे, वहाँ पर खेती करवाते थे, काम करवाते थे, फिर वहाँ से जो रॉ मटेरियल होता था उसको फ्रांस लाते थे, ठीक है। इसी को बोला जाता था ट्राइंगुलर स्लेव ट्रेड, मतलब ये ट्राइंगल में बन गया था एक प्रकार। चलिए अभी इसको हम दिखा देते हैं अभी आगे कि क्या है ट्राइंगुलर स्लेव ट्रेड। यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच होने वाला ट्रेड, किसका ट्रेड? स्लेव्स का। तो वो ट्रेड यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच होता था, इसलिए इसको ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड कहा गया। फिक्स दिस प्रॉब्लम बिगेन इन 17th सेंचुरी।
तो ये सब प्रॉब्लम कब शुरू हुई? 17वीं सेंचुरी में। ठीक है। फ्रेंच ट्रेडर्स, जो फ्रांस के ट्रेडर्स थे, बड़े व्यापारी लोग, सेल्ड फ्रॉम पोर्ट्स ऑफ बोर्डियोक्स एंड नाइंटीज। ये लोग कहाँ से सेल करते थे? सेल का मतलब यहाँ पर जैसे नाव से जाते थे, पानी की जहाज से जाते थे, शिप से जाते थे। तो ये यहाँ पर फ्रांस में दो पोर्ट थे, बोर्डियोक्स और नाइंटीज। इन दो पोर्ट से ये लोग आते जाते थे। फ्रांस में पोर्ट था। फ्रांस के मैप में चलिए अभी इसको हम आपको दिखा देते हैं। अफ्रीकन कोस्ट, फ्रांस के कोस्ट से अफ्रीकन के कोस्ट में जाते थे, वहाँ से स्लेव्स को खरीदते थे लोकल चिफ्टेंट से। फिर वहाँ से खरीदने के बाद वो अमेरिका पे चले जाते थे। ठीक है। तो ये इनका ट्रेडर्स का ये काम था। ठीक है, स्लेव को खरीदना फिर ले जाना वहाँ पर काम कराना। ठीक है, ये समझ में आया? तो ये अच्छा, एक बात यहाँ पर और है कि आखिर ये जो स्लेव्स लोग थे, ये राजा के समय में तो थे, किंग लुइस 16 के समय या उसके पहले जो ओल्ड रिजाइम था वहाँ सब तब से चले आ रहे थे। लेकिन जब नेशनल असेंबली बनी, नेशनल असेंबली जब बनी उस समय, तो उसके बाद भी ये स्लेवरी समाप्त नहीं हुई। अभी हमने आपसे बताया कि जैकोबिन के टाइम में समाप्त हुई थी, यानी कि जब कन्वेंशन की गवर्नमेंट थी तब समाप्त हुई। तो यानी कि नेशनल असेंबली में स्लेवरी नहीं समाप्त हुई थी। क्यों भाई, क्यों नहीं समाप्त हुई थी? क्योंकि अभी हम लोगों ने बात की कि जो सप्लायर्स थे या जो ट्रेडर्स थे, ये लोग रिच लोग हुआ करते थे, और नेशनल असेंबली रिच लोगों की गवर्नमेंट थी। ठीक है, उसमें लोअर सेक्शन के थर्ड स्टेट के जो रिच लोग थे, उन लोगों ने नेशनल असेंबली बनाई थी। एक्टिव सिटीजन जिनको बोला जाता था, जिनके पास प्रॉपर्टी सेक्शन के लोग, जिनके पास प्रॉपर्टी होती थी, वही वोट देख सकता था, वही लोग गवर्नमेंट बना सकते थे। नॉन प्रॉपर्टी को कोई वैल्यू नहीं थी, वुमेन का कोई रोल नहीं था, देवर इंक्लूडेड इन पैसिव सिटीजन। ठीक है, तो जब भाई लोअर सेक्शन के लोग को कोई वैल्यू ही नहीं थी, तो एज ए स्लेव ही रहेंगे। तो भाई हायर सेक्शन के लोग के पास गवर्नमेंट थी, तो वो तो चाहेंगे कि स्लेवरी बनी रहे, क्यों स्लेवरी हटे। लेकिन जब जैकोबिन की गवर्नमेंट बनती है, तो वो तो आप सभी जानते हैं कि ये लोअर सेक्शन की गवर्नमेंट थी। लोअर सेक्शन के लोगों ने मिलकर के एक पॉलिटिकल क्लब बनाया था, जैकोबिन क्लब। तो जब इसमें लोअर सेक्शन के लोग आ गए, तो इन लोगों ने स्लेवरी समाप्त कर दी, बंद कर दी। ठीक है, ये क्लियर हुआ? चलिए आगे देखते हैं कि स्लेव्स कैसे ले जाए जाते थे। ब्रांडेड एंड सैकल्ड स्लेव्स पैक टाइटली इन शिप्स। शिप में इनको बांध करके, पैक करके, मुहर लगा करके पैक कर दिया जाता था, और 3 महीने की यात्रा होती थी। 3 मंथ वोयज अक्रॉस अटलांटिक टू कैरेबिया। अटलांटिक ओशन से कैरेबियन तक जाते थे। सोल्ड टू प्लांटेशन ओनर। तो अमेरिका में जो कैरेबिया था, यानी कैरेबियन पार्ट जो था, वहाँ पर प्लांटेशन ओनर को सेल कर देते थे। आखिर वहीं पर क्यों होता था? ये क्वेश्चन है, आखिर कैरेबिया में ही क्यों ले जाते थे, वहीं पर खेती क्यों कराते थे? एक ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट है यहाँ पर आपको, जैसे मान लीजिए अर्थ है, क्या है, ये इक्वेटर है। ठीक है, तो ये जो इक्वाटोरियल रीजन होता है, यहाँ पर इसको इक्वेटर के आसपास का रीजन को इक्वाटोरियल रीजन बोलते हैं। ठीक है, तो इक्वाटोरियल रीजन में क्या होता है कि ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं, टोबैको, कॉफ़ी, शुगर, इंडिगो, इसका जो प्रोडक्शन होता है ज़्यादा होता है। इस वजह से वहाँ पर कैरेबिया में इसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता था, इसकी पैदावार अच्छी होती थी, इसलिए वहाँ से इसको प्रोड्यूस कराया जाता था, और वहाँ पर प्रोड्यूस करा के फ्रांस ले जाया जाता था। क्लियर हुआ? चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन देख करके इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, इस टॉपिक को पढ़ करके। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हमें ये देखना है आगे कि ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड क्या है, और हमारे पास बोर्डेक्स और नाइंटीज क्या है। ये दो चीज़ें अभी हम आपको क्लियर कराते हैं। देखिए यहाँ पे है ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड। मैप के थ्रू तक समझ सकते हैं। ये फ्रांस है, मान लीजिए, क्या है ये फ्रांस है, ये अफ्रीका। फ्रांस से जो ट्रेडर्स थे वो चलते थे यहाँ पर अफ्रीका। अफ्रीका में अभी फ्रांस में आपको बोर्डेक्स और नाइंटीज दिखाऊंगा मैप में। जो पोर्ट थे, दो पोर्ट जहाँ से ये इनका जो शिप निकलता था, शिप वहाँ पर रुकता था, वो दो पोर्ट हम आपको आगे नेक्स्ट मैप में दिखाएंगे। तो ये लोग आते थे यहाँ पर अफ्रीका, यहाँ से स्लेव परचेज करते थे, स्लेव्स को खरीदा जाता था। ये गुलाम यहाँ पर शिप में पैक्ड किए जाते, 3 महीने की लंबी यात्रा होती थी। फिर इसके बाद इनको ले जाया जाता था कहाँ? ये कैरिबिया। यहाँ पर प्रोडक्शन होता था, यहाँ पर इनसे खेती करवाई जाती थी। फिर यहाँ से जो रॉ मटेरियल होता था, वो रॉ मटेरियल लाया जाता था फ्रांस। फिर यहाँ पर उसको मैन्युफैक्चर किया जाता था इंडस्ट्रीज़ में। ठीक है, उसको काम में लाया जाता था। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ आपको?
मैन्युफैक्चरर जो ट्रेडर्स होते थे यहाँ आते थे अफ्रीका, यहाँ स्लेव परचेज करते थे, स्लेव्स को यहाँ पर पैक करके स्लेव्स को ले जाते थे, फिर यहाँ खेती करवाते थे, फिर रॉ मटेरियल जो होता था उसको फ्रांस। तो ये एक प्रकार से क्या बन गया, ट्राइंगल। क्या हो गया, ट्राइंगल। इसीलिए इसको बोला जाता है ट्राइंगुलर स्लेव ट्रेड। क्लियर हुआ, ट्राइंगुलर स्लेव ट्रेड क्यों बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे दिखाते हैं हम आपको। ये देखिए आप, ये फ्रांस का मैप है। फ्रांस में जैसे कि ये पेरिस आप देख सकते हैं। फ्रांस में आपसे पूछ सकता है फ्रांस के मैप में पेरिस को मार्क करिए कहाँ है, तो पेरिस ये है। यहाँ पर आपको पूरी घटना, पूरा फ्रांस का पूरा जो रिवोल्यूशन की मेन घटनाएं यहाँ पर ही हुई थी। बेस्टाइल का फोर्ट यहीं पर तोड़ा गया था, ठीक है। वर्साइल का महल भी यहीं पर था। और मार्सलीज, ये देखिए मार्सलीज क्या है। मार्सलीज आपको याद होगा, यहाँ के लोग जब रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट थी तो वॉर में जब जा रहे थे यहाँ से गाना गाते हुए, मर्सलीज सॉन्ग गाते हुए जा रहे थे, यहीं से लोग निकले थे। तो यहाँ के लोग जो गीत गा रहे थे तो उसको मर्सलीज बोला गया। तो जो सॉन्ग था उसको मर्सलीज हो गया, इसीलिए वो मर्सलीज नेशनल सॉन्ग हो गया फ्रांस का, ठीक है। तो ये मर्सलीज क्लियर हुआ, पेरिस क्लियर हुआ। अब मेन जो है हमारा क्या है, नैंटेस और बोर्डियक्स, ये हमारा पोर्ट है। क्या है ये, पोर्ट। यहीं से ये जो हमारा ये शिप यहीं से निकलता था समुद्र की ओर, ये बोर्डियक्स पोर्ट है। यहीं से समुद्र की ओर, यहाँ से अफ्रीका की ओर जाते थे, ठीक है। ये पोर्ट है, ये पोर्ट है, दो पोर्ट थे फ्रांस में, नैंटेस और बोर्डियक्स। मार्क करने के लिए मैप में पूछ सकता है, आप उसको मार्क कर सकते हैं। क्लियर। अब मैप में आपसे दो चार चीज़ें अगर मार्क कराई जाए तो आप आराम से मार्क कर सकते हैं, पेरिस, नैंटेस, बोर्डियक्स एंड मार्सलीज। क्लियर है, ओके। चलिए आगे देखते हैं। एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। हम सभी भी बात कर रहे थे कि आखिर नेशनल असेंबली बनी लेकिन स्लेवरी एबॉलिश नहीं हुई। क्यों, क्योंकि वहाँ पर डिबेट तो बहुत हुई कि स्लेवरी के एबॉलिश कर दिया जाए, बहुत सारी बातें हुई, बहस हुई, चर्चाएं हुई, लेकिन स्लेवरी एबॉलिश नहीं हुई। क्योंकि जिसके पास गवर्नमेंट थी वो रिच सेक्शन के लोग थे, थर्ड सोसाइटी के रिच सेक्शन के लोग थे, इस वजह से स्लेवरी एबॉलिश नहीं हो पाई। फिर जब सेकेंड टाइम, जब नेशनल असेंबली के बाद जब कन्वेंशन की गवर्नमेंट होती है, यानी जैकोबिन क्लब की, जैकोबिन क्लब की जब गवर्नमेंट आती है कन्वेंशन की, तो ये एबॉलिश कर देती है स्लेवरी को। क्यों, क्योंकि ये गवर्नमेंट किसकी रहती है, थर्ड स्टेट के लोअर सेक्शन की, थर्ड स्टेट के लोअर सेक्शन के लोगों की गवर्नमेंट रहती है। इसलिए ये जो लोअर सेक्शन होता है वही तो स्लेव होते हैं, तो इसलिए इन लोगों ने स्लेवरी समाप्त कर दी। लेकिन बाद में जब नेपोलियन आता है कन्वेंशन के बाद, कन्वेंशन के बाद तो खैर डायरेक्टरी रूल आती है, डायरेक्टरी रूल के समय भी स्लेवरी नहीं रहती है। लेकिन जब नेपोलियन आता है एक्सक्यूज मी, लेकिन जब नेपोलियन आता है तो नेपोलियन इसको री इंट्रोड्यूस कर देता है। नेपोलियन इसको री इंट्रोड्यूस क्यों करता है, उसके पीछे एक कारण है। क्या कि नेपोलियन जो है वो यूरोप को मॉडर्न स्टेट बनाने, यानी कि यूरोप को मॉडर्नाइज करता है, बहुत सारे ऐसे स्टेप लेता है। तो मॉडर्नाइज करने के लिए क्या है, ट्रेड को फ्लरिश करना होगा, व्यापार को बढ़ावा देना होगा। व्यापार को बढ़ावा देने के लिए क्या है भाई, उनके हिसाब से प्रोडक्शन रॉ मटेरियल चाहिए, जितने भी ट्रेडर्स हैं। तो सारी चीज़ें फिर वैसी हो जाएंगी जैसे अभी चल रहा था, स्लेव्स खरीदे जाएंगे, सेल किए जाएंगे, स्लेव्स को ले जाया जाएगा, फिर वहाँ से प्रोडक्शन होगा, रॉ मटेरियल जाएगा, फिर फ्रांस आएगा। तो दैट सेम प्रोसेस विल स्टार्ट अगेन आफ्टर कमिंग ऑफ नेपोलियन। क्लियर। तो नेपोलियन ने इसको रीइंट्रोड्यूस कर दिया, क्यों, ट्रेड को फ्लरिश करने के लिए। क्लियर हो गया। अब आगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, स्लेवरी वॉज, आखिर अंत में आखिर समाप्त कब हुई स्लेवरी। तो स्लेवरी वॉज फाइनली एबॉलिश इन फ्रेंच कॉलोनीज इन 1848। तो जो फ्रेंच की कॉलोनीज थी, जहाँ पर फ्रेंच ने अपना कब्जा किया था जितनी भी कॉलोनीज पर तो वहाँ पर जो स्लेवरी थी वो समाप्त हुई कब, 1848 में। तो इसका अंत कब हो जाता है, 1848 में। क्लियर हुआ। तो ये सारी चीज़ें आपने देखी। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप उसको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, यू कैन आस्क टू मी डायरेक्टली। क्लियर। जो हमारी लाइव क्लास होगी उस पर भी आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा अब इसके बाद, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन फ्रेम कर लीजिएगा, नोट्स तैयार कर लीजिएगा, इससे रिलेटेड मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकता हूँ, ठीक है। थैंक यू।